नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा और तीनों के तीनों ही देखा जाए तो एक बैंक्स है और तीनों के तीनों ही एक प्राइवेट बैंक है। तो आज तीनों कंपनी के बारे में इसीलिए चर्चा करूँगा क्योंकि बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि सर इस तीनों बैंक के बारे में बहुत दिनों ने आप मतलब बहुत दिनों आपने कोई अपडेट्स नहीं दिया। तो चलो आज कुछ अपडेट्स में इम्पोर्टेंस डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि अभी फिलहाल के लिए कंपनी का हालत क्या है और कुछ कंपनी 52 वीक या लो के ऊपर भी चल रहा है। तो कब रिकवरी करेगा, उसके बारे में पता ज़रूर चलेगा आपको। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बेसिकली ऑलमोस्ट 52 के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। कंपनी 63 तक चला गया था, अभी 40 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। ऐसे हालत क्यों बना है, इसके पीछे रीज़न सबसे पहले आपको मैं दिखाऊँगा। देखिए, कोई भी कंपनी का हालत खराब हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न आपको समझना पड़ेगा। क्या सही में उसका हालत खराब है? देखिए, पहली बात कंपनी का वैल्यूएशन तो सस्ता है, आरओई बहुत शानदार देखने को मिला, इनकम भी ज़बरदस्त है, कर्जा भी ज़बरदस्त ले रहा है और साथ ही साथ कंपनी के क्वार्टर रिज़ल्ट भी देखा जाए, इस बार रिज़ल्ट देखा जाए तो कंपनी की जो आदर्श इनकम है, वहाँ पे आपको रिजल्ट भी ठीक-ठाक देखने को मिलेगा, रेवेन्यू ठीक-ठाक है, एक्सपेंस मिटाने के बाद, इंटरेस्ट मिटाने के बाद, नेट प्रॉफिट जो है वो 340 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 324 से लेकर 300 तक कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ऑलमोस्ट ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में दोनों में कम होता देखने को मिला। मतलब जो एस्टीमेट किया गया था वो एस्टीमेट कंपनी बीट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर एक वीकनेस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को आपको नोटिस नोटिस ज़रूर कराऊँगा, किस कारण की वजह से आज कंपनी का हालत थोड़ा-सा खराब हुआ है। पहली बात देख लीजिए, कंपनी के एनपीए, एनपीए पिछले साल में कितना था? सिर्फ 0.06% एकदम ना के बराबर एनपीए चला गया था। तो आज इस बार एनपीए क्यों ज़्यादा है? 0.41%। इसके पीछे मेनली रीज़न है कंपनी के अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जो बहुत बड़ा कंपनी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। देखिए 2 तरीके से लोन होते हैं, एक सिक्योर लोन, एक अनसिक्योर लोन। अभी सिक्योर लोन का मतलब क्या है? मान के चलिए आरबीआई के रूल्स वाइज़ आपको हमेशा सिक्योर लोन को ही कस्टमर को देना पड़ेगा। मान के चलिए आपने किसी को लोन दे दिया मतलब आपने किसी को पैसा दे दिया, तो वो अगर पैसा नहीं दे रहा है तो वो अनसिक्योर लोन के कैटेगरीज़ के हिसाब से देखा जाएगा। और बैंक किसी को लोन दे रहा है, जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज़ गिरवी रखा है, कोई भी एसेट को गिरवी रखकर लोन दिया है, उसको सिक्योर लोन कहा जाता है। तो उज्जीवन बैंक क्या करते हैं मतलब गाँव-गाँव तक इसका लोन देने का काम है। तो ये क्या करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज़ गिरवी ना रखकर सिर्फ़ एक आधार वेरिफ़िकेशन के माध्यम से वो लोन दे देते हैं। तो उसका कोई गारंटी नहीं होता है क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन वो मतलब सॉरी वो लोन उठा पाए, तो इसलिए उसका एनपीए में हमेशा एक वोलेटिलिटी होता है। मैं एक चीज़ आपको अभी दिखाऊँगा और भी आपको क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे, रिज़ल्ट का जो शीट है वो उज्जीवन बैंक का रिज़ल्ट का शीट है। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हैं। उज्जीवन बैंक का यहाँ पे रिज़ल्ट का शीट है। मैं एक बार आपको प्रोविज़न दिखा देता हूँ, जो बहुत बड़ा खतरा इस कंपनी के सामने देखने को मिला है कि लगातार शेयर में जो गिरावट हो रहा है, वो किस कारण के वजह से हो रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, पिछले साल में प्रोविज़न कितना था? 2611 एक्चुअली 26 करोड़। 26 करोड़ प्रोविज़न पिछले साल में था और एक्चुअली डेटा किसमें है, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ, लाखों में है। तो प्रोविज़न जो है वो मतलब देखा जाए तो 2611 के आसपास यहाँ पे देखने को मिला और पिछले सालों की तुलना से इस बार प्रोविज़न क्या बन गया? 10,985 मतलब पिछले साल में 26 टोटल 26 नहीं एक्चुअली यहाँ पे मैं इसको करोड़ों में कन्वर्ट कर दूँ तो 261 करोड़ का टोटल प्रोविज़न था और इस बार वो बन चुके हैं 1098 करोड़ का टोटल प्रोविज़न और पिछले क्वार्टर्स में क्या हुआ था? 79 करोड़ का प्रोविज़न सॉरी 690 करोड़ का प्रोविज़न माफ़ी चाहता हूँ 790 करोड़ का प्रोविज़न मतलब प्रोविज़न कई हद तक बढ़ चुके हैं और उसके साथ-साथ अगर मैं नेट एनपीए के परसेंटेज देखूँ तो पिछले साल में क्या था? 0.06 पिछले क्वार्टर में क्या था? 0.28 अभी कितना है? 0.41 मतलब कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ यहाँ पे देखने को मिला और इसी प्रेशराइज़ के कारण कंपनी के शेयर के ऊपर लगातार गिरावट हो रहा है और कंपनी 52 वीक के लो के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझ कर काम करना होगा। ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, चलो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ऐसे मत करिए। आपको इसलिए बार-बार बोलता हूँ मेरे वीडियो देखिए। अब मेरे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो देखिए, अगर दूसरे किसी को वीडियो अच्छा लगता है वो भी देखिए। ऐसे कोई बाय प्रेशराइज़ नहीं है कि आपको मेरे ही वीडियो देखना है। हाँ, अगर सीखना चाहते हैं, मेरे इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे सब कुछ मार्केट में बारे में पता नहीं है। मैं जितना डेटा कलेक्ट कर पाया हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर वो डेटा आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ये मेरे कोई भी कोर्सेज़ नहीं है, मैं आपको कोई भी कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ।
मेरा सारे वीडियोस यूट्यूब में ही है और इस वीडियो को आपको देखना है तो कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें तो उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बेसिकली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक 54,000 करोड़ की कंपनी है और इसका वैल्यूएशन भी एकदम सस्ता दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा इंडस्ट्रीज पीरियड से थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी मैं उसको ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि 19 वैल्यूएशन एकदम ठीक ठाक वैल्यूएशन माना जाता है। कंपनी का आरओई तो ठीक है और बाकी इनकम भी तो ठीक ठाक है और कंपनी का डेप भी ठीक ठाक है। तो सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट क्या हुआ, एक बार मैं रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से देखिए इस बार कंपनी हाईएस्ट रिजल्ट जनरेट किया। पिछले क्वार्टर्स को भी बीट किया, पिछले साल को भी बीट किया। उसके साथ-साथ इंटरेस्ट एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए थोड़ा-सा कम हो गया। इसके पीछे रीज़न भी है क्योंकि कंपनी के नेट प्रॉफिट कम होने के पीछे यही रीज़न है। कंपनी के जो फाइनेंशियल प्रॉफिट है वो थोड़ा-सा ज़्यादा माइनस में देखने को मिला और कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के हिसाब से देखा है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कम होता देखने को मिले, जो कंपनी के थोड़ा-सा यहाँ पे प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनीज़ के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस है कंपनी का रिज़ल्ट, अगर वो रिज़ल्ट के डेटा अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली कंपनी किस तरीके से प्रोविज़न को मेंटेन किया, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी की जो प्रोविज़न है, ये डेटा किसमें दिया गया है वो सबसे पहले देखना ज़रूरी है, लाखों में है कि करोड़ों में है? हाँ, लाखों में है। तो लाखों में है तो उस डेटा को मैं करोड़ों में आपको कन्वर्ट करके देता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी की जो प्रोविज़न है, इस प्रोविज़न का डेटा का अगर देखेंगे, तो देखिए पिछले सालों में क्या था? पिछले सालों में था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4,761 करोड़, ध्यान से देखिएगा। और पिछले क्वार्टर्स में क्या था? पिछले क्वार्टर में था 7,223 करोड़ और इस बार कितना बने? इस बार बने 9,944 करोड़। तो सोचिए ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा प्रोविज़न पिछले सालों से हो चुके हैं। तो इतना ज़्यादा अगर किसी भी प्रोविज़न बढ़े किसी कंपनीज़ के ऊपर, तो उसके ऊपर तो एक प्रेशराइज़ बनेगा। और साथ ही साथ एनपीए के बारे में बात करूँ, तो परसेंटेज वाइज़ एनपीए को देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का एनपीओ अच्छा खासा देखने को मिला। मतलब यहाँ पे एनपीए को कम किया है, ये गुड पॉइंट्स है। तो बाकी इस कंपनी का अगर डिटेल्स के बारे में बात करूँ, चार्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं, कंपनी के ऊपर लगातार जो गिरावट का माहौल देखने को मिला है, तो यही एक कारण है, यही एक रीज़न है। और सिर्फ ये एक रीज़न नहीं है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा प्रेशराइज़ तो पहले से ही है, तो उसके कारण भी कंटिन्यूअसली गिरावट का माहौल देखने को मिला। तो मुझे लगता है थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको रिकवरी होने में। तो जब रिकवरी हो जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर कुछ भी गुड पॉइंट्स, गुड अपडेट आए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आईडीबीआई बैंक। तो बेसिकली इस बैंक देखा जाए तो पूरा का पूरा सरकार के हाथ में है क्योंकि 94.7% ऑलमोस्ट 95% होल्डिंग जो है वो गवर्नमेंट के पास है क्योंकि एलआईसी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास ही इस कंपनी के सारे शेयर है। तो अभी चलो देख लेते हैं इस कंपनी के ऊपर क्या अपडेट है, इस कंपनी का हालत क्या है। अभी देखिए वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई लगा, आरओसी आरओई तो ठीक ठाक है, इनकम भी ठीक ठाक है। अभी कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है, इस बार जो रिजल्ट आया वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा क्योंकि हर बैंक्स के ऊपर जो बैंक पहले ही भाग चुके हैं वो सारे बैंक्स के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, तो उसको रिकवरी करने में थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं। अभी कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 1200 करोड़ से 1700 करोड़ बने और ऑब्वियसली पिछले सालों की तुलना से प्रॉफिट अच्छा हुआ, पिछले क्वार्टर की तुलना से भी प्रॉफिट अच्छा हुआ, तो यही प्रॉफिट कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी चलो कंपनी के जो रिजल्ट शीट है वो एक बार मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रोविजन देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। ये डेटा करोड़ों में है, मैं डायरेक्टली आपको करोड़ों में दिखाऊंगा। अभी देख सकते हैं प्रोविजन मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि प्रोविजन पहले पिछले सालों में 1100 करोड़ के आसपास प्रोविजन हुआ था, पिछले क्वार्टर में 113 करोड़ का प्रोविजन हुआ था और इस बार कंपनी का प्रोविजन नेगेटिव में चला गया। मतलब अच्छी बात यही है कि कंपनी का प्रोविजन कम हो गया, मतलब एकदम मतलब उल्टा हो गया, ये गुड पॉइंट्स है। उसके साथ-साथ कंपनी के अगर एनपीए के बारे में बात करूँ परसेंटेज वाइज़, पिछले साल में 0.44% का एनपीए था, पिछले क्वार्टर्स में 0.34% का एनपीए था, इस बार 0.23% का एनपीए है। मतलब एनपीए को भी देखा जाए तो कंपनी कई हद तक एनपीए को कंट्रोल किया। तो जो कंपनीज़ को अच्छा खासा एक बिग जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टर आपको दिखेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा माल तो प्रोमोटर के पास है। जब प्रोमोटर माल बेचेंगे ओएफएस के माध्यम से तब इस कंपनी के ऊपर क्वांटिटी ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन उठाने वाले हैं। तो इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी का टारगेट अचीव होने वाला है क्योंकि जो मेरा पैटर्न स्केड हुआ था मतलब मैं जिस पैटर्न्स को लेकर चल रहा था वो कुछ इस तरीके से कफ विद हैंड पैटर्न्स बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक है, अगर टारगेट हुआ तो 73% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी कब मिलेगा किस तरीके से मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं। हाँ, मैं जरूर कंटिन्यू करूँगा इसको।
तो बाकी फिलहाल के लिए यहाँ पे एक रेंज भी क्रिएट हो रहा है, वो रेंज निकल कर है करीबन 24%। अगर इस नीचे लेवल को फिर से टच करें तो मैं और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एडिंग करने वाला हूँ। तो मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, तो इस व्यू को प्लीज़ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत देखना। चीज़ों को पहले समझिए, स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। तो आपको काम करना है तो प्लीज़ एक बार आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मारुति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो एक छोटा-सा कंपनी है। कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी 9 तारीख को आपको एक बोनस देने वाले थे, तो फाइनली कितने सारे दोस्तों को बोनस मिला, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।